श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर A.M. ठाकुर। आपसे हम जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, इसका निदान क्या है, लक्षण क्या हैं और वो कौन सी प्रमुख जांचें हैं जिससे स्थापित होता है कि वास्तव में ब्रेन ट्यूमर है, इसका उपचार क्या है और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर A.M. ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर ठाकुर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर वास्तव में क्या है और जैसे कि आज हम विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मना रहे हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी, जैसे नाम से ही जाहिर है कि ब्रेन ट्यूमर है, मैंने ब्रेन के अंदर, हेड के अंदर में जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर मतलब कोई नया ग्रोथ हो गया हो जो पहले से नहीं था, उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और ये ब्रेन ट्यूमर मतलब कि कैंसरस भी हो सकते हैं और नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट करने का पर्पस होता है जो हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर 8 जून को मनाया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि आम लोगों में इसके बारे में जानकारी फैलाना, इन द सेंस कि ये क्या होता है, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, इसका जो है कैसे निदान कर सकते हैं, इसकी मतलब जांच प्रक्रिया क्या होती है, इसके ट्रीटमेंट प्रक्रिया क्या क्या होते हैं और इसके आउटकम क्या होते हैं, इसके बारे में आम लोगों को जानकारी फैलाने का पर्पस होता है। 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। जी, अब लक्षणों की बात करते हैं। पहले हम कारणों पे बाद में आएंगे। क्या लक्षण है? क्या सिरदर्द एक महत्वपूर्ण लक्षण है और वो सिरदर्द किस प्रकार का है? क्या उस सिरदर्द की कुछ विशेषता है जो इस ओर संकेत करता है कि हाँ, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? जी, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण डिपेंड करता है कि ब्रेन में किस पार्ट में ट्यूमर है। ब्रेन के किसी पार्ट में अगर ट्यूमर हो तो चूंकि क्या होता है, उससे ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे प्रेशर बढ़ने से हेडेक हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन ये हेडेक और बाकी कारणों से हेडेक में थोड़ा सा अंतर आता है। ये हेडेक जो होगा यूजुअली बहुत सीवियर होता है। दूसरी बात होती है, ये हेडेक जो होता है अर्ली मॉर्निंग ज्यादा हो सकता है या रात में आप सोते सोते सर दर्द हो करके उठते हैं, इसकी संभावना रहती है। और जब ये हेडेक पिक पे रहता है, बहुत ज्यादा जब सर दर्द होती रहती है तो उस समय विजुअल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, माने आंख में दिखाई देने में टेम्पररी कमी हो सकती है। हेडेक के साथ साथ वोमिटिंग माने उल्टी होने की संभावना और उल्टी होती भी है, ये सब कंबाइन अगर रहते हैं तो ये सिनिस्टर हेडेक हो सकते हैं जो एक ट्यूमर का लक्षण होता है। यानी कि आपने कहा कि दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, जैसे दृष्टि का धुंधलापन होना और दोहरा दिखाई देना। जी, इन द सेंस चाहे वो ब्लैकआउट जैसा हो सकता है, ट्रांजिएंट टेम्पररी ब्लैकआउट हो सकता है, या एक चीज दो दिखाई दे सकता है, या वही एक ही लोग ब्लर्ड विजन आ सकता है, मतलब क्लियर नहीं दिखाई देगा। वो टेम्पररी भी हो सकता है और परसिस्ट भी कर सकता है। डॉक्टर ठाकुर, क्या मांसपेशियों की कमजोरी भी इसमें हो सकती है? जी, जैसे क्योंकि हाथ पांव की जो ताकत है वो ब्रेन से, नस से आती है, अगर नस अफेक्ट करता है तो उससे क्या होता है, हाथ पांव के किसी भी पार्ट में सुन्नपन आ सकता है या कमजोरी आ सकती है। साथ साथ जैसे आपने सुना होगा कि मिर्गी का जो लक्षण होते हैं, माने दौरा पड़ जाना, अचानक हाथ पांव का मूवमेंट होने लगेगा या बेहोश हो सकते हैं, ये भी ब्रेन ट्यूमर की एक लक्षण है। अब कारणों पर आते हैं डॉक्टर ठाकुर, तो क्या महत्वपूर्ण कारक है? आमतौर पर आनुवंशिक कारकों को भी गिना जाता है, आप क्या मानते हैं? जी, देखिए एग्जैक्ट जो है कि ये चीज है और ये ट्यूमर करता है ऐसा नोन नहीं है, बट मल्टीपल फैक्टर्स है जो अगर वो कंट्रीब्यूट करता है ब्रेन ट्यूमर होने में, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर है, फैमिलियल। अगर फैमिली में किसी को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है, नॉट ओनली ब्रेन ट्यूमर, मैंने शरीर के बाकी भाग की अगर ट्यूमर हो सकी है तो उसको कैंसर होने या ट्यूमर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसके ऊपर ऐड ऑन हो जाए तो ऐसे में उन लोगों को ट्यूमर होने की संभावना हो सकती है। इसमें जैसे आप पर्यावरणीय फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, पर्यावरणीय कारकों की, तो वो क्या है? आम श्रोता इससे क्या समझे? ब्रेन ट्यूमर के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, पहले कोई अंडरलाइंग फैक्टर रहना चाहिए, जैसे मैं बताया जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहना चाहिए, या इन्वायरमेंटल फैक्टर ये ले लें कि किसी और कारणवश किसी ने रेडिएशन लिया हो, तो ऐसे सिचुएशंस में वो
प्रोन हो जाते हैं कि रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर हो सकता है। माने हेड एरिया में सपोज करिए कोई वॉट है फेस पे, सर पे, इसके निकालने के लिए रेडिएशन लिया हो या अननोइंगली रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में कैंसर होने की संभावना उन लोगों में बढ़ जाती है। तो आपने बताया कि रेडिएशन एक्सपोजर भी एक कारण है जी। क्या मोबाइल और एक्सरे इसमें शामिल होंगे? ऑब्वियसली जब मोबाइल बहुत प्रचलन में आया था उस टाइम बताया जा रहा था, ऐसा लग रहा था, देखा गया कि कुछ लोगों में स्पेशली सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, जो कान के पीछे जो ब्रेन का होता है उसमें ट्यूमर होने की संभावना ज्यादा हो गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिसर्च में पाया गया कि आपस में ये कोई रिलेशन नहीं है, ओवर यूज ऑफ मोबाइल एंड ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना। रही बात एक्सरे की, एक्सरे अलग चीज है, मोबाइल में एक्सरे यूज नहीं होता। एक्सरे ये जो रेडिएशन है जिसमें एक्सरे मशीन में यूज होता है, सीटी स्कैन या एक्सरे, सिंपल एक्सरे यूज करते हैं या रेडिएशन थेरेपी कोई करता है, तो उससे कैंसर हो सकता है। जी, अब निदान की बात करते हैं तो इसमें कौन सी वो प्रमुख जांचें हैं या परीक्षण है जो सामान्य तौर पर आप लोग करते हैं? जनरली जब कोई पेशेंट आता है तो अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये जो हेडेक है या कोई लक्षण है उसमें ब्रेन ट्यूमर, हमारा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर बनता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक कोई स्कैन करा लेना। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है ही तो हम डायरेक्टली एमआरआई पे जाते हैं, एमआरआई स्कैन कराते हैं। अगर हमारा जो रहता है कि नहीं ये ब्रेन ट्यूमर हो भी सकता है, लेस सस्पिशन है, तो ऐसे में हम सीटी स्कैन के लिए जाते हैं। लेकिन सीटी स्कैन के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हमें एमआरआई स्कैन कराना ही होता है। जी, तो एमआरआई और सीटी स्कैन इनमें कौन सा ज्यादा सटीक है? अगर बोलेंगे तो एमआरआई ज्यादा सटीक है क्योंकि वो मोर एडवांस्ड है, ज्यादा डिटेल में पता चल जाता है कि लोकेशन क्या है। और एमआरआई में भी डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं, माने कलरफुल एमआरआई, प्लेन एमआरआई, फंक्शनल एमआरआई, तो उससे हमें और डिटेल में पता चल जाता है। इवन कि एमआरआई में कुछ मॉडलिटी है, जैसे एमआरआई के थ्रू भी हम लोग आजकल बायोप्सी कर लेते हैं, जिसको हमें एमआरएस बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। माने स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक ट्यूमर का जायजा हो जाता है कि हमें ये ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट है, नॉन मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट है तो कौन सी वेराइटी का है, तो वो हम एमआरआई से हमें और डिटेल पता चल जाता है। अब जानना चाहेंगे आपसे कि सामान्य तौर पर ट्यूमर या कैंसर होता है तो बायोप्सी करवाई जाती है, तो क्या ये हमेशा आवश्यक होता है कि बायोप्सी कराई जाए? नहीं, देखिए ये बायोप्सी डिपेंड करता है कि हम ऑन रेडियोलॉजी यानी एमआरआई और सीटी स्कैन पे और क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हम इसको मतलब कि 90% से 95% हमें पता चल जाता है कि हम किस तरह के ट्यूमर से डील कर रहे हैं। रिमेनिंग 5 to 10% जो है वो डिपेंड करता है, वो अगर मान लीजिए कि किसी जनरली ब्रेन ट्यूमर में अगर किसी को हमें लगता है कि इसमें सर्जरी ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, तो ऐसे सिचुएशन पे हम डायरेक्टली सर्जरी में जाते हैं और सर्जरी में जो बायोप्सी मटेरियल निकलता है उसको फिर हम डायरेक्ट बायोप्सी मटेरियल में भेजते हैं। वो दो पर्पस के लिए, पहला जो हमारा एजम्पशन था डायग्नोसिस को उसको कंफर्म करने के लिए, दूसरा कोई एडजुवेंट ट्रीटमेंट की जरूरत होगी कि नहीं। हाँ, अगर हम 50-50 चांस रहता है कि हो सकता है कि इसमें सर्जरी की जरूरत न हो या हमें डायग्नोसिस 50-50 रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बिफोर बायोप्सी जाते हैं। वो बायोप्सी दो तरह के होते हैं, मिनिमल इन्वेजिव बायोप्सी माने स्टेरियोटेक्टिक बायोप्सी, एक छोटा सा ओपनिंग करके हम बायोप्सी निकाल लेते हैं, या उससे बिगर साइज ओपन करके एंड देन बायोप्सी निकालते हैं, डिपेंडिंग की कहाँ लीजन है उसके हिसाब। आप न्यूरोसर्जन हैं तो इसमें हम जानना चाहेंगे क्या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस की भी कोई भूमिका है? तो न्यूरोसर्जन है तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम लोग ही करते हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारी ट्रेनिंग जो होती है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, मतलब कि वो हमें पहले कोई भी पेशेंट आता है तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, हमें उसकी फिर हिस्ट्री लेनी होती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री के हिसाब से हम फिर फर्दर जो है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देन अकॉर्डिंगली करते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक एग्जामिनेशन किस तरह से आप करते हैं? जी, हर पेशेंट को हम जेनेटिक एग्जामिनेशन नहीं करते। देखिए इसमें दो चीजें होती है, जेनेटिक एग्जामिनेशन फॉर द हेल्प ऑफ द पेशेंट्स फैमिली एक, दूसरा होता है जेनेटिक एग्जामिनेशन फॉर द ट्यूमर एनालिसिस के लिए। हर रूटीनली अब हर पेशेंट्स में ट्यूमर का एनालिसिस जो है तो ग्रॉस हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक एनालिसिस, ये इसलिए करते हैं तीनों स्टेप में कि डिटेल ट्यूमर की प्रोपेंसिटी, उसकी जो इन्वेजिवनेस है, रिकरेंस फिर होने की क्षमता, या किस दवा या किस
ट्रीटमेंट से ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो डायरेक्ट करने के लिए करते हैं। दूसरा, एक जेनेटिक एनालिसिस की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये है कि कुछ जैसे पेशेंट्स होते हैं जो उसमें हमें ट्यूमर जो है जिसके जो जेनेटिकली प्रोन है ट्यूमर के लिए, तो उसके फैमिली को, ट्यूमर जिसमें नहीं है उसके फैमिली को काउंसिल करते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं जेनेटिक एनालिसिस के लिए कि आप कैरी कर रहे हो कि नहीं। अगर वो कैरी करते हैं तो उसको सर्विलेंस में रखा जाता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर ठाकुर, अब बताएं कि उपचार क्या है, जैसे सामान्य तौर पर कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? आपने सर्जरी की बात भी की थी। जी, देखिए, अगर ब्रेन ट्यूमर के उपचार की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर की उपचार में द प्राइमरी ट्रीटमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंड देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट आ जाती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आ जाती है जिसको हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं, रेडिएशंस एंड कीमोथेरेपी। अब जो है हमने प्राइमरी सर्जिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोला कि मतलब इन द सेंस 95% ऑफ द ब्रेन ट्यूमर में द ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, बिकॉज ब्रेन का प्रेशर बढ़ा रहता है और उसमें हम कीमो रेडियोथेरेपी के लिए वेट नहीं कर सकते, उसको डिकम्प्रेस करना होता है, मैंने प्रेशर हटाना होता है। तो उसके बाद सर्जरी के बाद जब बायोप्सी रिपोर्ट आती है तब उससे हमें पता चलता है कि क्या ये ट्यूमर में रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जरूरत है क्या, अगर रेसिडुअल रह गया हो ब्रेन के अंदर में। क्योंकि ब्रेन में सर्जरी एंड बाकी एरिया में सर्जरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ब्रेन में हम बहुत सारे नर्व अलग अगल बगल रहते, सारा हटा नहीं सकते, तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रिसेक्शंस होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में फिर उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट होती है। अगर ट्यूमर रेडिएशन से सेंसिटिव है, कीमोथेरेपी से सेंसिटिव होता है पहले से, और उनकी रिकरेंस होने की संभावना ज्यादा रहती है, ऐसे में हम एडजुवेंट थेरेपी को एडवाइस करते हैं। अगर हम बोलेंगे कि सर्जरी के कोई जोखिम नहीं है तो ये कहना गलत होगा। अगर हम मेडिसिन भी अगर लेते हैं और अगर उसकी भी जोखिम होने की संभावना रहती है, तो उसमें क्या रहता है कि बैलेंस्ड करना होता है। इन द सेंस जब हम बैलेंस करते हैं तो उसमें हम सर्जिकल मॉडलिटी डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ट्यूमर है, पेशेंट के लिए क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा। बेस्ट अप्रोच मतलब रिस्क एंड बेनिफिट वे करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पेशेंट्स ऑब्वियसली। इन द सेंस एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड और बहुत एडवांस सर्जरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग सर्जरी होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सर्जरी के बाद न्यूरो आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, उसमें हम 1 दिन 2 दिन मॉनिटर करना पड़ता है। सर्जरी के बाद टेम्पररी या लॉन्ग टर्म न्यूरो डेफिसिट वीकनेस या बोलने की क्षमता या कमजोरी ये बढ़ सकती है, जनरली टेम्पररी होता है। यूजुअली सर्जरी से जान जाने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन अगर प्राइमरी पैथोलॉजी ही अगर प्रोसीड कर रहा है फर्दर तो उससे जान भी जा सकती है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इसकी संभावित साइड इफेक्ट भी आमतौर पर सुनने को मिलते हैं, क्या इसमें भी ऐसा ही होता है? जी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट है और सर्जरी के साइड इफेक्ट में एक अंतर है। सर्जरी का जो भी साइड इफेक्ट होना अगर ऑपरेशन के दरमियान ही होगा। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जो साइड इफेक्ट होती है प्रोसीजर के दरमियान कुछ भी नहीं होगा। कीमोथेरेपी की अगर बात करें तो प्रोसीजर के दरमियान या उसके बाद मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, साइड इफेक्ट उसमें हो सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जब कीमोथेरेपी चलती है तो ब्रेन में सूजन बढ़ सकता है ट्यूमर में, तो उसके कारण ब्रेन का प्रेशर बढ़ सकता है, हेडेक बढ़ सकता है, न्यूरो डेफिसिट उस समय बढ़ सकती है, कोगुलेशन इन द सेंस ब्लड पतला हो सकता है या मोटा हो सकता है। अगर सर पे रेडियोथेरेपी दे रहे हैं तो बाल गिर सकते हैं, इससे खाना एपेटाइट कम हो सकती है। ये ओवरऑल है। 5-6 महीने के बाद रेडियोथेरेपी की साइड इफेक्ट आना शुरू हो सकता है। उसमें साइड इफेक्ट ये है क्योंकि रेडिएशन जो है वो उसको ब्रेन के अंदर जाना है तो वो नर्व को भी डैमेज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं रेडियो नेक्रोसिस। 6 महीना के बाद से लेकर के 3 साल के बीच तक ब्रेन का नॉर्मल एरिया भी डैमेज होना शुरू हो सकता है, तो उसमें पेशेंट ट्यूमर रिकरेंस का लक्षण लेके आ सकता है। डॉक्टर ठाकुर, क्या ब्रेन ट्यूमर हमेशा घातक होते हैं? ब्रेन ट्यूमर अगर हम कहें तो 95 to 96% में घातक नहीं होता। घातक इस बेस में फैटल नहीं होता। अगर उसका सही टाइम पे सही उपचार हो जाए तो उसमें 90% चांस में क्योर हो जाता है। क्योर इन द सेंस मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है। उसका जो चूंकि ब्रेन में स्पेस नहीं होता और ब्रेन एक बहुत वाइटल एरिया है, तो उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होता है बहुत सीवियर होता है। तो इससे हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक बार ब्रेन ट्यूमर हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, इवन इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो। अगर उसका सही टाइम पे अर्लियर और उसका एप्रोप्रिएट अगर इलाज हो तो कंप्लीट क्योर हो सकता है। पुनरावृत्ति या रिकरेंस की क्या संभावना है? जैसा मैंने बताया कि इसमें रिकरेंस की संभावना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है कि वो कैंसर वाली ट्यूमर थी या बिना कैंसर वाली ट्यूमर थी। ऑब्वियसली कैंसर वाली ट्यूमर है तो इसकी रिकरेंस रेट बहुत अर्लियर हो जाता है। दूसरा, बिनाइन ट्यूमर है तो स्लो या नो रिकरेंस। दूसरा होता है कि ऑपरेशन के दरमियान हमने कितने एक्सटेंट तक उसको रिमूव कर पाए, तो ज्यादा एक्सटेंट तक अगर रिमूव कर पाए तो रिकरेंस की चांसेस कम हो जाती है। तीसरा होता है कि उसमें एडजुवेंट
एडजुवेंट थेरेपी जो लिए है, मैंने कीमो रेडियोथेरेपी, वो ले पाए कि नहीं ले पाए। अगर वो ले लिए हैं तो ऑब्वियसली रिकरेंस रेट कम हो जाता है। जी डॉक्टर ठाकुर, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रोगी की जो मनस्थिति है, उसका जो मनोबल है वो मजबूत होना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर में मनोवैज्ञानिक समर्थन की क्या भूमिका है और परिवार की, समाज का रोल क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसके रेस्पेक्ट में कि देखिए, ब्रेन ट्यूमर होने पे पेशेंट में मनोवैज्ञानिक दो तरह से अफेक्ट करता है। पहला अफेक्ट होता है क्योंकि ब्रेन में ही है, और ये मनोवैज्ञानिक माने साइकोलॉजिकल जो उत्पत्ति होती है वो ब्रेन से ही होता है। तो जैसे सपोज करिए कोई ब्रेन ट्यूमर है, तो हमने अभी बताया ना कि विजुअल प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हाथ पांव में कमजोरी आ सकती है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। माने ब्रेन ट्यूमर के कारण लोग डिप्रेशन में जा सकता है, ब्रेन ट्यूमर के कारण उसके जो है अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, माने न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा, ब्रेन ट्यूमर के कारण जैसे कहीं भी जगह ट्यूमर हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा ना, तो इसमें फंक्शनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी तकलीफ हो गया, सडनली उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेज हो जाते हैं, ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल की दौरा लगाना पड़ता है, बड़ी सर्जरी होती है, बड़े बड़े ट्रीटमेंट होने लगते हैं। तो दो तरह से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होते हैं टू द पेशेंट। रही बात पेशेंट की फैमिली की, ऑब्वियसली एक नया चेंजेज आ गए उसके इसमें, उनको पता नहीं रहता, क्योंकि एक सडनली उसके लाइफ में चेंज हो गए। हो सकता है फैमिली मतलब वही ब्रेड अर्नर हो, तो वो अब उसके ट्रीटमेंट में सब लग जाते हैं। ये पता नहीं रहता कि ये फैटल होगा कि नहीं होगा, अब ये पता नहीं कि ट्रीटमेंट के बाद वो फिर वही काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो है पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को, दोनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। डॉक्टर ठाकुर, इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन की क्या भूमिका है? अल्टरनेटिव मेडिसिन की भूमिका एज ये जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो पेशेंट्स जो होते हैं, जैसे सपोज करिए कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो ओवरऑल जनरल कंडीशंस जो है उसकी खराब हो जाती है। जनरल कंडीशन जीएच माने पेट की तबीयत गड़बड़ हो जाती है, लंग की तबीयत खराब हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, वो डायरेक्ट ट्यूमर से भी हो सकता है और ट्रीटमेंट से भी हो सकता है। तो इनडायरेक्टली जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन इसमें बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात होती है अल्टरनेटिव मेडिसिन, सपोज करिए कि बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जैसे जिसमें हम इम्यूनोमोड्यूलेट कर सकते हैं, माने इम्यून थेरेपी कर सकते हैं, इम्यून एनहेंसर्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि रिकरेंस की रेट थोड़ी कम हो सकती है। तो इनडायरेक्टली इसमें ऑब्वियसली अल्टरनेटिव मेडिसिन हेल्प कर सकता है। डॉक्टर ठाकुर, ब्रेन ट्यूमर के बाद जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए क्या पुनर्वास कार्यक्रम, जिन्हें हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, जी, वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जहां तक रिहेबिलिटेशन की बात है, तो जैसे ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो ब्रेन रिलेटेड, इसको हम न्यूरो रिहेबिलिटेशन बोल देते हैं। तो न्यूरो रिहेबिलिटेशन नॉट ओनली इन ब्रेन ट्यूमर, आई मीन हर चीज में होता है, मतलब जिसमें भी सपोज करें ब्रेन ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया या स्ट्रोक हो गया, हर में जो इंसल्ट के बाद जो डेफिसिट आ जाती है, जो कमी आ जाती है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए न्यूरो रिहेबिलिटेशन किया जाता है। जिसमें आई मीन जब ब्रेन ट्यूमर जभी से डायग्नोस होता है पेशेंट, तभी से उसके कंकरेंटली भी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अभी बात करी ना, इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने का, उसके खाने पीने का इंप्रूव करने का, उनके वाइटल बाकी कैपेसिटी इंप्रूव करने का, उसकी फिजियोथेरेपी, जो अगर वीकनेस आ गई तो फिजियोथेरेपी सब होने का, ये सब एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में आ गया। डॉक्टर एम ठाकुर, अब अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगर ब्रेन ट्यूमर से हमें बचाव करना है तो वो कौन से एहतियाती कदम हैं जो हमें उठाने होंगे? देखिए, जैसे अगर ब्रेन ट्यूमर से हमें बचना है तो इस एस्पेक्ट में देख सकते हैं। पहला कि जो क्यों होता है, अगर उसको हमने रोके, जैसे पहला बताया कि अगर क्योंकि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, अगर फैमिली में प्रीपोंडरेंस है कि ट्यूमर हुआ है 1-2-4 आदमी को, तो इसमें डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। अगर हो सके तो फर्दर जेनेटिक एनालिसिस में जाना चाहिए, इससे हम बच सकते हैं। दूसरी बात हुई, अगर मान लीजिए कि जो अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया हेडेक आ रहे हैं, विजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं, वोमिटिंग आ रहे हैं, सीजर दौरा पर रहे हैं, किसी हाथ पांव में कमजोरी आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर से ही हो, लेकिन इसको किसी डॉक्टर से जाके परामर्श ले लेना, इसकी उचित जांच कर लेना ठीक बात होती है, क्योंकि अर्लियर अगर पिकअप कर लेते हैं तो उसका क्योर हो जाता है। तो डॉक्टर एम ठाकुर, आज आपने ब्रेन ट्यूमर कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपको भी।